चलिए बाबू 12 क्लास के बाद आज हमारा 13वां क्लास है और विद्युत रसायन चैप्टर में जो है हम लोग 4-5 लेक्चर के बाद आज छठा लेक्चर जो है आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें खास बात यह है कि आज जो हम आपके सामने जो कुछ टॉपिक लिखे हैं, आपको करना क्या है, आप इनको आप जहां भी कहीं पढ़ रहे होंगे, हमसे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन तो बहुत बढ़िया है, ठीक ही है, आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं तो और बढ़िया बात है। तो करना क्या है, फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम, रेनॉल्ड्स समीकरण, मानक इलेक्ट्रोड विभव, विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता में अंतरक एवं इसका मात्रक, वैद्युत अपघटनी सेल एवं गैल्वेनी सेल, सेल नियतांक, ईंधन सेल तथा इसके लाभ और कोलेराउस का नियम। इस चैप्टर में ये जो हेडिंग आपको लिखे हैं, हम जो टॉपिक लिखे हैं, ये टॉपिक लगातार कई साल तक यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और भी कई बोर्ड में इसको पूछा जा रहा है और पूछा जाता है। जिसमें अगर यूपी बोर्ड की खासकर बात करें तो ये और ये कोलेराउस का नियम और सेल नियतांक, ठीक है, ये सब कंटिन्यू क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। और मानक इलेक्ट्रोड, रेनॉल्ड्स समीकरण से रेनॉल्ड्स समीकरण से तो आपको क्या, इसका थ्योरी कम चांस होता है, इससे न्यूमेरिकल आने के ज्यादातर चांसेस होते हैं और न्यूमेरिकल इससे आपका पेपर में 95-98% चांसेस है कि रेनॉल्ड्स समीकरण से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। विशिष्ट चालकता में जो मोलर चालकता आपको शब्द लिखा गया है, इससे हम क्वेश्चन भी आपको कराए हैं, उस वीडियो को देखकर उस वीडियो से आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इन दोनों से ज्यादातर चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल आने के। और जहां तक डेफिनेशन की बात करें तो यही आपका कोलोराउस का नियम, सेल नियतांक, विशिष्ट चालकता, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये सब जो है ये आपको थ्योरेटिकल जो है लिखने वाला जो होता है पोर्शन, उसमें देखने को मिल सकता है। तो आपके लिए जो है थ्योरी वाला भाग जो है वो भी इंपॉर्टेंट है और देन उसके बाद जो है न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है ना? तो आप इनको कहीं से लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर लिख लीजिएगा और संभव हो पाया तो हम इसका डेफिनेशन जो है लिख कर, हो सकता है, देखिए संभव हो सकता है, पूरे 100% नहीं कहेंगे, संभव अगर हो गया तो देखते हैं, कोशिश रहेगी चैनल पर इसको डालने की, कोशिश रहेगी, 100% नहीं कह रहे हैं। ऐसे आप कहीं ना कहीं जहां पढ़ रहे होंगे 100% ये चीज है। हम तो अपने बैच में पूरी तरीके से इसको कंप्लीट किए हैं, एक एक टॉपिक को समझाकर। आप कहीं अगर और पढ़ रहे हैं तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बुक को कम रेफरेंस प्रेफरेंस अगर लेना पड़े आपको कि बुक से पढ़ सकते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा वहां से देखकर लिख लीजिएगा। कोशिश रहेगी कि कम समय में हम कोशिश रहेगी कि इसको हम अपने चैनल पर अपलोड कर दें, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इसका थ्योरी भाग वाले से लिखते हैं ताकि आपका टाइम ज्यादा ना लगे, ठीक है। अगर ये सब बात आपके सामने आकर लिखे तो फिर ज्यादा ओवर समय लगता है। समय की बचत बहुत जरूरी है और खासकर आपके लिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी हम लगातार याद दिला रहे हैं, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मंथ है आपके जीवन का। भगवान करे कि आखिरी बोर्ड का एग्जाम हो, मतलब बोर्ड का आखिरी 12वीं हो, दोबारा 12वीं का चक्कर ना पड़े। तो आप इसको इत्मीनान से पढ़िए और आपके लिए समय इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम चीजों को पहले थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आपका समय बचे और आप अच्छे से चीजों को रिलेट कर पाए, समझ पाए। एक क्वेश्चन लिखे हैं आपको, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कापर की छड़ डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है? बात को सुनिएगा, रिपीट क्वेश्चन कर रहे हैं। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, सिल्वर नाइट्रेट का कोई घोल है, कोई घोल कैसा है? सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो AgNO3, क्या होता है? AgNO3 होता है। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, मतलब ये सिल्वर नाइट्रेट का घोल है, इसमें कापर की छड़ डाला जाता है। तो कापर की छड़ डुबोने पर, कापर की छड़ डुबोने पर घोल का रंग जो है नीला क्यों हो जाता है? ये जो घोल है इसका रंग नीला क्यों हो जाता है? पेपर वाला आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कापर की छड़ डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है? इसका आंसर है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को एग्जाम से एक दिन 2 दिन पहले एक बार देख कर जाइएगा, रटना नहीं, एक बार देख लीजिएगा कुछ चुनिंदा पॉइंट को, और उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो कुछ चीजें आपको जो है याद आएगी, तो वहां से आप चीजों को कर पाएंगे। अभी से मत पढ़िएगा, 1-2 दिन पहले उसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। हम तो उसका ट्रिक भी लिखवा चुके हैं उसमें अपने बैच में, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो कापर होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो कापर होता है, वो कापर का स्थान जो है ना वो सिल्वर से ऊपर है। हमारी बात को सुनिएगा, अगर सिल्वर यहाँ है ना तो कापर यहाँ है, अगर सिल्वर यहाँ है तो कापर यहाँ है। तो जो कापर का स्थान है सिल्वर से ऊपर है। हम आपको एक बात सिखलाए थे विद्युत रासायनिक श्रेणी में कि जो अगर मान लीजिए कि 3
एलिमेंट है ए बी सी, 3 एलिमेंट है ए बी सी। अगर ए एलिमेंट ऊपर है बी से, तो ए बी को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, ए सी को भी क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। लेकिन सी बी को नहीं कर पाएगा, सी ए को नहीं कर पाएगा। सर जो ऊपर है ना, तो ऊपर वाले नीचे को विस्थापित कर देंगे, ऊपर वाला एलिमेंट जो है, ऊपर वाला जो एलिमेंट है नीचे वाले को विस्थापित कर देंगे। लेकिन सर नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं ना, ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले को विस्थापित कर देंगे, लेकिन नीचे वाले एलिमेंट ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो बात इतनी सी है कि जो कॉपर का स्थान होता है, जो सीयू का स्थान होता है, वो एजी से कहाँ होता है, ऊपर होता है। जो कॉपर का स्थान होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, एजी से कहाँ होता है, ऊपर हो जाता है। इसका मतलब सर कॉपर एजी को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो हम क्रिया कराएंगे किसकी, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर की क्रिया किसके साथ कराएंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, AgNO3। क्या होता है, AgNO3। क्या होती है, AgNO3। तो कॉपर की क्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराएंगे, तो हम ध्यान रखेंगे कि कॉपर जो है ना सर, सिल्वर से ऊपर है, तो कॉपर सिल्वर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो कॉपर के सिल्वर के स्थान पर कौन आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और चेंज होगा, क्या, क्योंकि सर कॉपर के ऊपर जो होता है +2 चार्ज होता है, और सर नाइट्रेट के ऊपर जो चार्ज होता है सर वो -1 होता है। जब क्रिया कराएंगे ना, तो ये वाला 2 कहाँ डाउन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ये माइनस का मतलब 1 जो है यहाँ आ जाएगा। यानी सूत्र जो होगा CuNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, और सिल्वर बाहर निकल जाएगा। तो सिल्वर बाहर निकल जाएगा। तो पहले सिल्वर नाइट्रेट का घोल था, अब सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर चला गया। कॉपर क्यों चला गया, तो कॉपर इसलिए चला गया क्योंकि कॉपर जो था सिल्वर से ऊपर था, तो कॉपर अधिक क्रियाशील हुआ, और अधिक क्रियाशील धातु जो होती है कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से क्या कर देती है, हटा देती है। तो कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु ने हटा दिया, और सिल्वर के स्थान पर कॉपर चला गया। तो ये वाला जो नया घोल आपको दिखाई मिल रहा है, ये किस कलर का हो गया, नीला कलर का हो गया। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये पूरा कथा कहानी लिखकर, ये समीकरण लिखकर आपको आना पड़ेगा। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, NO3 यहाँ 2 हो गया, तो इसके आगे भी आप क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। यहाँ सिल्वर 2 हो गया, यहाँ 2 लगा देंगे। बस इस समीकरण को संतुलित करने का काम है। तो ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। बस इतनी सी बात थी इस वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन का एक ही लॉजिक था, विद्युत रासायनिक श्रेणी। समझ में आ रहा है ना। चलिए इतना आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए इसी में एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट आता है, सीसा संचायक सेल। इसको थोड़ा सा ठंडा माइंड करके आप इसको आराम से समझ लीजिएगा। अभी पेन पेपर मत चलाइएगा, बस इसको समझ लीजिए। एजिटिक आपके दिमाग में छप जाएगा, पेपर में कई बार आता है, और बच्चों को इसमें काफी सारा डाउट रहता है। पहली बात सुनिए कि हम एक बैटरी बनाए हैं। ये बैटरी कैसा है, आप जो आपके घर में इन्वर्टर होगा ना, इन्वर्टर में जो बैटरी प्रयुक्त होता है, या कोई गाड़ी उड़ी में वाहन, जैसे आप देख रहे हैं कि ई रिक्शा में आजकल जो है बैटरियां लगी होती है, जो बैटरी से वो सब चलती है। तो ई रिक्शा वाली जो बैटरी होगी, या जो इन्वर्टर वाली जो बैटरी होगी, आप लोग सब देखे होंगे। तो उस बैटरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वो द्वितीयक सेल होता है, क्यों, क्योंकि उसमें चार्जिंग का भी प्रोसेस होता है, वो चार्ज भी होती है, और चार्ज होने के बाद भी उसमें से हम क्या कर सकते हैं, उसमें से उससे पंखा चला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं। तो उसमें दोनों काम होता है, निरावेशन का भी काम होता है, आवेशन का भी काम होता है। तो दोनों काम होता है, तो द्वितीयक सेल का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सीसा संचायक सेल के बारे में। थोड़ा सा ठंडा माइंड करके सुन लीजिएगा। देखिए इसमें 4 प्लेटें नहीं है, जरूरी नहीं कि इसमें 4 प्लेटें हो। इसमें 6 प्लेट भी हो सकती है, 8 प्लेट भी हो सकती है, 10 प्लेट भी हो सकती है, 12 प्लेट भी हो सकती है। अब देखो, अगर आप 6 प्लेट बना रहे हैं ना, तो 3 प्लेट एनोड का होगा, और 3 प्लेट किसका होगा, कैथोड का होगा। कैथोड वाला प्लेट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एनोड वाला प्लेट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इतना बात समझ में आया ना। 4 प्लेट है, जिसमें से 2 प्लेट जो है वो एनोड का है, और 2 प्लेट किसका है, कैथोड का है। अब बात यह है कि जो एनोड का जो प्लेट आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको एनोड का प्लेट दिखाई दे रहा है, वो लेड पीबी, शीशे का होता है, लेड पीबी होता है। और जो आपको कैथोड वाला दिखाई दे रहा है, वो लेड ऑक्साइड का होता है। किसका होता है, लेड ऑक्साइड का होता है। किसका होता है, लेड ऑक्साइड का होता है। इतना इतना बात ध्यान से सुनिएगा। और जो हम लोग बैटरी होता है, इन्वर्टर वाला जो बैटरी होता है, इसमें जो इसमें जो विद्युत अपघट्य डाला जाता है, विद्युत अपघट्य डाला जाता है, वो होता है H2SO4, और उसकी जो मात्रा होती है वो 38% होती है। तो इसकी मात्रा कितनी होती है, 38% होती है। इसकी सांद्रता को ना 38% तक रखा जाता है। 30 आप इसमें आप देखते होंगे इन्वर्टर वाले बैटरी में, मतलब 15 दिन, 10 दिन या 12 दिन पर उसमें पानी डाला जाता है,
पानी इसीलिए डाला जाता है ना ताकि इसका सांद्रता समान रहे। अगर पानी आप नहीं डालोगे, 2 महीना 1.5 महीना 3 महीने छोड़ दोगे तो इसकी सांद्रता बढ़ेगी, H2SO4 की सांद्रता बढ़ेगी, और H2SO4 की सांद्रता बढ़ेगी तो बैटरी की एफिशिएंसी में, उसके कार्य करने की क्षमता में गिरावट आ जाएगी। ये बैटरी के लिए ठीक नहीं होगा। तो बैटरी के लिए ये H2SO4 की मात्रा 38 39 तक रहने दीजिए, और मैक्सिमम जो है 38% रहेगा तो बेस्ट रहेगा आपके इन्वर्टर के लिए। इसीलिए इन्वर्टर के बैटरी में जो है कभी कभी लगातार क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है, ताकि H2SO4 की सांद्रता का रहे, समान रहे। अभी तक जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एक बैटरी है, बैटरी में 4 प्लेटें हैं, 2 प्लेटें एनोड की है, 2 प्लेटें कैथोड की है। कैथोड वाला प्लेट प्लस का है, एनोड वाला माइनस का। एनोड की जो प्लेटें है वो पीबी की है, और कैथोड की जो प्लेटें हैं PbO2 की है। बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में, बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो इसका उपयोग जो होता है आपको पता है, इन्वर्टर में, वाहनों में, किसमें होता है, वाहनों में। अच्छा, इसमें जो एनोड वाला जो होता है, इसमें जो एनोड वाला जो प्लेट होता है वो किसका होता है, लेड का होता है। किसका होता है, लेड का होता है। किसका होता है, लेड का होता है। और लेड को हम लोग क्या बोलते हैं, सीसा। क्या बोलते हैं, सीसा। समझ में आ रहा है। और जो कैथोड वाला होता है ना, वो किसका होता है, जो कैथोड वाला होता है वो किसका होता है, लेड ऑक्साइड से भरा, लेड ऑक्साइड से भरा लेड का ग्रिड, पीडी का ग्रिड। ग्रिड का मतलब एक छड़ नुमा होता है। लेड ऑक्साइड से भरा पीबी का ग्रिड, ये कैथोड पर होता है। ये किस पर होता है, कैथोड पर होता है। किस पर होता है, कैथोड पर होता है। जो इसमें विद्युत अपघट्य भरा जाता है, जो इसमें विद्युत अपघट्य भरा जाता है वो क्या भरा जाता है, 38% H2SO4। H2SO4। पेपर में, पेपर वाला जब क्वेश्चन पूछता है तो इस क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बैटरी जब डिस्चार्ज, निरावेशन के समय, बैटरी निरावेशन के समय का मतलब क्या होता है, जब आप ना प्लग से बैटरी का कनेक्शन हटा दिए हैं, जब बैटरी आपको खपत में आ रही है, यानी जब बैटरी आप उपयोग में ले रहे हैं, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। बैटरी जब आप उपयोग में ले रहे हैं, जब आप इससे पंखा चला रहे हैं, बैटरी उपयोग में, बैटरी जब आपकी किस में आ गई, उपयोग में आ गई। जब बैटरी से आप काम करने लगे हैं, बैटरी से आप काम करने लगे हैं, जब बैटरी आपके उपयोग में आने लगी है, पंखा चलने लगा है, उस समय चार्जिंग नहीं हो रहा है। ये काम कब हो रहा है, निरावेशन के समय। निरावेशन के समय जब बैटरी चार्ज नहीं हो रही, अब बैटरी से आप काम ले रहे हो, आप बैटरी से काम ले रहे हो निरावेशन के समय। बैटरी का कई बार पेपर में पूछा है कि निरावेशन के समय सीसा संचायक सेल बैटरी का मतलब संपूर्ण समीकरण लिखिए, ये पेपर में आता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है। इधर उधर देखेंगे ना तो काम गड़बड़ा जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। हम पहली बात कर रहे हैं एनोड की, तो यहाँ एनोड लिख दीजिए, ठीक है। और एनोड पर कौन सा है, लेड है, पीबी है। पीबी की क्रिया ना बाबू, H2SO4 कहाँ है, H2SO4 में सल्फेट आयन से करा दीजिए। SO4 के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। कितना चार्ज होता है, -2। पीबी जब SO4 के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा, लेड सल्फेट, PbSO4। PbSO4, और कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो, ये दो माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। बस ध्यान ये रखना है कि एनोड पर क्या था, पीबी था। सर H2SO4 में से सल्फेट की क्रिया मैंने पीबी से कराई, तो हमको PbSO4 मिल गया, और इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। ये सारा का सारा जो प्रोसेस हुआ वो किस पर हुआ, एनोड पर हुआ। सारा का सारा जो प्रोसेस हुआ किस पर हुआ, एनोड पर हुआ। अब हम बात करेंगे कैथोड पर। अब हम बात करेंगे किसकी, कैथोड पर। कैथोड पर हम देख रहे हैं कि PbO2 है, लेड ऑक्साइड है। क्या है, लेड ऑक्साइड है। अब लेड ऑक्साइड की क्रिया हम सल्फेट आयन से करेंगे H2SO पर, हमारे पास विद्युत अपघट्य जो है उसी से न क्रिया होगी। तो इसमें क्या है, सल्फेट आयन है। इसमें क्या है, सल्फेट आयन है। अब इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, सल्फेट आयन से करा रहे हैं, लेड ऑक्साइड की क्रिया। समझ में आ रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब लेड ऑक्साइड की क्रिया सल्फेट आयन से कराएंगे कैथोड पर, कैथोड से, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ H2 कितना है, 2 है। सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना है, 2 माइनस का है। तो इसकी संयोजकता को बराबर करने के लिए यहाँ 2H नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी बात को सुनिएगा बाबू, इसमें बच्चों को डाउट रहता है। H2SO4 को तोड़ेंगे तो 2H प्लस और SO4 माइनस 2 में टूटेगा ना। तो यहाँ कितने H आ रहे हैं, 2H आ रहे हैं। लेकिन यहाँ सल्फेट की आयन संयोजकता कितनी है, 2 है। अगर 1 होता तो 2H लेते। अगर सुनो मेरी बात को, अगर यहाँ कोई आवेश ना होता
यहाँ माइनस होता तो 2H लेते, लेकिन यहाँ सल्फेट की संयोजकता कितनी है 2। हम ये शुरू से सिखाते आ रहे हैं आपको, इस संयोजकता को बराबर रखा जाता है, यानी बराबर वेट का पहलवान बराबर वेट के पहलवान के साथ लड़ता है। कभी ये नहीं कि 1 और 2 के बीच लड़ाई होगी, 1 और 1 के बीच लड़ाई होगी, 2 और 2 के बीच लड़ाई होगी। तो चूंकि यहाँ संयोजकता 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 नहीं, हमको कितना लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा। और यहाँ अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कैथोड से, तो यहाँ अपचयन हो रहा है और यहाँ दो PbSO4 से क्रिया करके एक तो हमारा लेड सल्फेट बना लेगा। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, PbSO4 से क्रिया करके लेड सल्फेट बना लेगा। और यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, बेटा 4 हाइड्रोजन और कितने हैं 2 ऑक्सीजन, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, तो सर 2H2O बनाएंगे। क्या बनाएंगे 2H2O। देखो 2 2 4, 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं 2 है। समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है। बस ये वाला आपका प्रोसेस यहाँ पर फिनिश हुआ, ये वाला प्रोसेस आपको क्या हुआ यहाँ पर फिनिश हुआ। अब करना क्या है आपको, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो भी आपको बचा है ना आपको सेम और सेम क्या करना है लिख देना है, सेम और सेम क्या कर देना है लिख देना है। जो भी देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में क्या बचा है, तो सर Pb बचा है, सर PbO2 बचा है और सल्फेट सर 2 बार बचा है तो 2SO4-2 और सर 4H प्लस बचा है, ये भी लिख दीजिए, जो जो बचा है लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ के यहाँ ट्वाइस PbSO4 बचा है, देखो ना PbSO4 तो 2 बार लिख दिए और यहाँ पर क्या लिख दिए 2H2। ये आपका निरावेशन के समय ये काम हो रहा है। जब बैटरी को आप उपयोग में ले रहे हैं, जब बैटरी को आप उपयोग में ले रहे हैं तब ये आपके समीकरण बनकर संपूर्ण समीकरण बनकर आएगा। जब बैटरी को आप उपयोग में ले रहे हैं तब ये संपूर्ण समीकरण बनकर आपको देखने को मिलेगा। बात यहाँ तक स्पष्ट हुई कि नहीं हुई। अगर देखो 2 सल्फेट और 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है ना और 2 सल्फेट है, तो इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है 2H2SO4। अब सुनिएगा ये कैसे हो सकता है, सर 4 हाइड्रोजन है, सल्फेट कितना है 2 है, तो सर क्या इन दोनों की जगह पे ये लिख सकते हैं 100% लिख सकते हैं और ये बेस्ट तरीका हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा 2H2SO4, ठीक है। क्या लिख दीजिएगा, लिखने का तरीका है 2H2SO4। हमारी बात को एक और बात ध्यान से सुन लीजिए कि इस समीकरण को आप जब तक पेन और पेपर से अपने से नहीं करेंगे, जब तक पेन और पेपर लेकर आप खुद से इसको नहीं करेंगे, ये रिएक्शन आपको नहीं आएगा। हमारी बात को सुनिएगा। और निरावेशन के समय बैटरी कैसे कार्य करती है संपूर्ण समीकरण लिखने को पेपर में कई बार पूछा गया है, तो इतना आसान तरीके से आपको बताए हैं, आपको 1-2 बार अपने से खुद से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। समझ में आ रहा है, ये निरावेशन के समय काम हो रहा है। एक छोटा सा और आपको बता रहे हैं आवेशन के समय। आवेशन का मतलब क्या होता है, जब इन्वर्टर आपका चार्ज हो रहा है, जब बैटरी आपकी चार्ज हो रही है, तो जब बैटरी आपकी चार्ज हो रही है उस समय समीकरण कौन सा तैयार होता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब आवेशन मतलब बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, तो जब बैटरी हमारी चार्ज हो रही है ना, तो एनोड वाला जो प्लेट आप देख रहे हो ना, जो एनोड वाला प्लेट आप देख रहे हो वो कैथोड की तरह काम करेगा, और जो कैथोड वाला आप प्लेट देख रहे हो वो एनोड की तरह काम करेगा। एनोड वाला प्लेट कैथोड की तरह काम करेगा एंड कैथोड वाला प्लेट एनोड की तरह काम करेगा। तो एनोड वाला प्लेट हमारा कैसा काम कर रहा है, कैथोड की तरह काम कर रहा है। अच्छा, जब कैथोड की तरफ काम कर रहा है तो रिएक्शन भी बदल जाएगा, रिएक्शन भी क्या होगा बदल जाएगा। बदल कैसे जाएगा, आपको ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि एनोड वाला कैथोड की तरह काम कर रहा है ना, तो दोनों को पलट दीजिए, इन दोनों को इधर लिखिए PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन। देखिए हम बहुत दोनों तरीकों को आसान तरीके से आपको बता रहे हैं, SO4-2, ठीक है। इधर तो देख लीजिएगा, इतना तरीके का नहीं मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और हमारा कैथोड वाला प्लेट किस तरीके से काम करने लगा, एनोड की तरह काम करने लगा। ये भी रिएक्शन को पलट दीजिए, इधर क्या कर दीजिए PbSO4 प्लस 2H2O और उसके बाद जो है इधर सेम लिख दीजिए PbO2 SO4 का -2 4H प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा कब काम कर रहा है, आवेशन के समय। ये हमारा कब काम कर रहा है, आवेशन के समय। ये हमारा कब काम कर रहा है, आवेशन के समय। हमने क्या आपको कहा है, बस उस बात को ध्यान रखिएगा। हमने आपको क्या कहा है उस बात को ध्यान रखिएगा। जब हमारा बैटरी उपयोग में हम लेते हैं, जब हम बैटरी को उपयोग में लेते हैं, जब हम बैटरी से पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, या जो भी काम है उसका, जब हम उसको उपयोग में लेते हैं तो उसका निरावेशन होता है, यानी बैटरी लगातार डिस्चार्ज होती है। जब वो उसको उपयोग में लेंगे तो बैटरी लगातार क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। और जब बैटरी लगातार डिस्चार्ज होगी उस समय जो संपूर्ण समीकरण आपको बनकर आएगा वो ये बनकर आएगा। हमने लेड की क्रिया सल्फेट आयन के साथ कराई, फिर लेड ऑक्साइड की क्रिया सल्फेट आयन के साथ ये 4H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में कराई। ये संपूर्ण समीकरण आपको निकल कर आया, ये कब, जब बैटरी निरावेशन के समय यानी डिस्चार्जिंग के समय ये काम हुआ।
दूसरा आवेशन जब हमारी बैटरी चार्ज हो रही थी उस समय समीकरण क्या आया कि जब हमारी बैटरी चार्ज होती है तो एनोड वाला जो प्लेट है कैथोड की तरह काम करता है और कैथोड वाला प्लेट हमारा एनोड की तरह काम करता है। तो एनोड वाला प्लेट हमारा कैथोड की तरह काम किया तो हमने दोनों को रिवर्स कर दिया, पलट दिया, और फिर कैथोड वाला प्लेट हमारा एनोड की तरह काम किया तो इन दोनों को भी क्या कर दिया, पलट दिया। और देन उसके बाद वही पुराना कैलकुलेशन, मैथमेटिक कैलकुलेशन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। अब आपको PbSO4 और PbSO4 ट्वाइस 2 बार दिखाई दे रहा है, तो PbSO4 आप 2 बार लिख सकते हैं। और यहाँ 2H2 जो जो बचा है ना आपको वही लिख देना, इसमें नहीं घबराना है बाबू, जो जो बचा है ना आप उसको लिख दीजिए। और यहाँ देखिए यहाँ पर क्या बचा है, Pb प्लस PbO2 और प्लस इसको आप अभी सिखाए थे आपको लिखने का 2H2SO4। ये आपका आवेशन के समय ज्यादातर चांसेस होता है पेपर में आने के लिए नीरावेशन वाला, कई बार पेपर में पूछा है। आवेशन वाला कम चांस है लेकिन पूछ दिया तो आप इसको कर सकते हैं। जिसको नीरावेशन आ रहा है उसको आवेशन भी आ रहा है। हमने आपको संपूर्ण बैटरी के बारे में बता दिया। द्वितीयक सेल होता है क्योंकि इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों का प्रोसेस होता है। ये द्वितीयक सेल का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। और शीशा संचायक सेल के बारे में हमने आपको पूरी तरीके से विस्तृत यहाँ पर क्या दे दी, जानकारी दे दी। उम्मीद कर रहे हैं आपको विद्युत रसायन का ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। एक दो बार इन समीकरण का क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो को एक दो बार रिवर्स करके देख लीजिएगा। पूरी तरीके से डिटो आपके दिमाग में क्या होगा बाबू, चला जाएगा। पूरी तरीके से क्या होगा बेटा, चला जाएगा। तो आप जो है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस चीज को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और पढ़ते रहिए। समय बार बार याद दिला रहे हैं आपको, समय थोड़ा सा कम है, आप प्लीज उसको अच्छे से उस समय को जाने मत दीजिए, पढ़िए। और इसका जो मॉक टेस्ट है बहुत जल्दी सैटरडे या संडे को आपको मेरे चैनल पर चला जाएगा। मॉक टेस्ट को घर पर आराम से बैठकर देना है, फिर उसका मॉक टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन में जल्दी करा दूं, ठीक ना। चलिए।